तो बच्चों आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जेई मेन के लिए, एग्जाम्स के लिए। और जेई मेंस 2025 में आने वाले एग्जाम्स जो भी होने वाले हैं आपके, उसमें हम चर्चा करेंगे कि उसका फॉर्म किस तरह से भरना है। और फॉर्म में 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका एक डिटेल में डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले सारे बच्चों को आज जो धनतेरस है और आने वाली जो दिवाली है 2 दिन बाद, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं के लिए भी बना रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि क्लास 13th बैच के बच्चे जो हमसे कनेक्टेड हैं, 11th बैच के जो बच्चे कनेक्टेड हैं, 12th बैच के जो बच्चे कनेक्टेड हैं, 10th के बच्चे भी हमसे कनेक्टेड हैं। तो जो भी बच्चे हैं हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, उन सभी को दिवाली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो बच्चों अब ये वीडियो एक कॉमन सा वीडियो है, इतनी जानकारी जो भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको सभी को पता होनी चाहिए। तो इस जानकारी को आप ध्यान से सुनिए, मैं काफी सारी डिटेल जानकारी भी दूंगा इस दिवाली के उपलक्ष्य में। तो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। सबसे पहले बच्चों अगर आप 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के इशू को समझना चाहते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। बेसिकली करना क्या है कि आप अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, आईएससी बोर्ड के हैं, तो आपको अपने क्लास 12th में ओवरऑल परसेंटेज 75 चाहिए। ओवरऑल का मतलब बच्चों टोटल भी होता है, और उसको हम लोग एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं। काफी सारे बच्चों को एग्रीगेट वर्ड अलग से सुनाई देता है। एग्रीगेट का मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होता। एग्रीगेट का मतलब होता है आपके ओवरऑल, यानी कि टोटल जो 5 सब्जेक्ट होंगे उसमें आपके ओवरऑल 75% होने चाहिए। अब इन 5 सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग जेई मेंस के लिए सोच रहे हैं। इसके अलावा आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट कहते हैं। कई बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कई बच्चे हिंदी लेते हैं। तो जो 4 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली जनरली बच्चों के साथ, वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और बच्चों एक ऑप्शन में सब्जेक्ट और होता है, कई बच्चों ने पीएड लिया होता है, कंप्यूटर लिया होता है, आईपी लिया होता है। तो ये बच्चों 5 सब्जेक्ट लगभग सबके पास होते हैं। तो जो ओवरऑल परसेंटेज होता है वो आपका 75 होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड में भी और आईएससी बोर्ड में भी। अब यहाँ पे आईएससी बोर्ड के बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं तो बेस्ट 4 लेता हूँ। बेटा अगर आप बेस्ट 4 लेते हो तो हमारी बात आप ध्यान से सुनिए। पहले 4 सब्जेक्ट तो आपको कंपलसरी लिखने हैं, यानी उसमें आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे ही। मतलब 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक सब्जेक्ट हो गया आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए, वो इंग्लिश ही होता है ज्यादातर बच्चों के पास। तो ये 4 हो गए। और इसके अलावा बच्चों अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, तो 6 सब्जेक्ट्स में जो बाकी जो आपके 2 सब्जेक्ट्स बच रहे हैं 4 के अलावा, उसमें से आप वो वाला सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपके ज्यादा नंबर हो, 75% को बनाने के लिए। मेरी बात समझिएगा। ऐसा नहीं है कि आईएससी वाले बच्चे ये सोचे कि हम बेस्ट 4 उठाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको जो ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में चाहिए वो 75% ही चाहिए। तो पहले 4 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हो गए ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो जो भी है आपका, मतलब जो पांचवा आपका सब्जेक्ट होगा, उस पांचवें सब्जेक्ट में, या आपने मान लीजिए 2 रखे दे रखे हैं, 4 के अलावा 2 आपने एडिशनल सब्जेक्ट भी रखे हैं। तो 2 एडिशनल सब्जेक्ट में जो आपको बेस्ट वाला है उसके आप मार्क्स लेकर के 75% ले सकते हो। तो बच्चों एक दिमाग में ये बात फोकस कर लीजिए कि भैया 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हटा नहीं है, वो अभी भी है। अच्छा अब क्या है कि 13 बैच वाले बच्चे जो 12th पास आउट करके आते हैं, या जो बच्चे अभी 12th में हैं, उनको बड़ी चिंता सताती है कि भैया अगर हमारे पास 12th में मान लीजिए 75% नहीं आते हैं। बेटा अगर आपके पास 12th में 75% आपके नहीं आते हैं ओवरऑल, वैसे 75% 5 सब्जेक्ट को मिलाएंगे तो आ जाते हैं जनरली बच्चों के। अगर नहीं आते हैं तो क्या आप जेई मेंस का फॉर्म नहीं भरेंगे? ऐसा नहीं होता है बच्चों। जेई मेंस का फॉर्म तो सभी को ही भरना है, क्योंकि अभी जो 13th वाले बच्चे हैं उनको भी जेई मेंस का फॉर्म भरना है अगर उनके 75% नहीं है। क्योंकि बच्चों जेई मेंस का स्कोर सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि जोसा की काउंसलिंग के अलावा जो अन्य दूसरी काउंसलिंग्स होती हैं उनमें भी यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इस स्कोर को यूज करके आप एचबीटीआई में काउंसलिंग कर सकते हो। इस स्कोर को यूज करके आप लखनऊ के आईआईटी में जा सकते हो।
इस स्कोर को यूज करके आप मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में जा सकते हो। इस स्कोर को यूज करके आप महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग यूज कर सकते हो। इस स्कोर को यूज करके आप कर्नाटक स्टेट की काउंसलिंग में जा सकते हो। यानी कि अपने यूपी के ही अंदर बहुत सारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां पे आप अगर जेई मेंस का एग्जाम नहीं देते हैं तो आप एग्जाम से ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। यानी कि आप एचबीटीआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे जेपी नोएडा हो गया, शिव नादर यूनिवर्सिटी हो गई, है ना, उनमें भी ये जेई मेंस का स्कोर मान्य होता है। तो जेई मेंस का स्कोर तो बच्चों बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मान्य होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका स्कोर पता है सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं? बच्चे यूज करते हैं इंद्रप्रस्थ, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग आईपी यूनिवर्सिटी कहते हैं, और उसमें दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस आते हैं। तो बच्चों दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हम इस जेई मेंस के स्कोर को यूज करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको काउंसलिंग के समय अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे, हमारे कांटेक्ट नंबर पे या हमसे टेलीग्राम करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि भैया 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी भी है, पहले भी था, और वो अभी बना रहेगा, ठीक है ना। तो आप 75% के लेकर के उसमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करिए। लेकिन कोई बच्चा कहता है कि सर हम तो बिहार बोर्ड के हैं। लेकिन बेटा अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में तो सर जो और नॉर्मल परसेंटेज होते हैं वो 67 वाला परसेंट ही टॉपर होता है। तो बेटा ऐसा होता है कि जो बिहार बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, जो इस बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको क्या करना होता है, अपने टॉप 20,000 स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालते हैं वो बोर्ड्स वाले। यानी कि मान लीजिए झारखंड स्टेट में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, मान लो 10,000, 20,000, 25,000, 100, मतलब 1 लाख, मान लो 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ट्वेल्थ का है तो ज्यादा ही बच्चे देंगे। तो बेटा उसमें से जो पहले 20,000 बच्चे होंगे झारखंड बोर्ड के, जिसको हम लोग टॉप 20 परसेंटाइल भी कहते हैं, तो उसके लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाता है कि पहले 20,000 जो बच्चे हैं, यानी कि उनके मार्क्स या तो 371 हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ भाई, झारखंड बोर्ड के लिए क्या था कि उन्होंने कट ऑफ बता दिया था कि भैया ट्वेल्थ में आपको पांचों सब्जेक्ट में मार्क्स अगर 371 है या उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि जेई मेंस की काउंसलिंग के थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ये सब मिल सकता है। बात समझ रहे हैं आप आईआईटी में भी प्रवेश पा सकते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो वो 75% के क्राइटेरिया को मानता ही नहीं है। वो कहता है 60% है तो भी आ जाओ। लेकिन बच्चों वो एक लौता इंस्टीट्यूट है और उसके लिए जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तो उसकी अभी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। वो एक इंस्टीट्यूट है तो क्या हुआ, बाकी तो खूब सारे हैं ना जो 75% मांग रहे हैं। तो ये चीज है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भाई स्पेशली बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, अगर आप इन बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं तो इनके लिए बेटा टॉप 20 परसेंटाइल, यानी कि इस स्टेट के पहले 20,000 बच्चे, या सीबीएसई या वो बोर्ड की जो वेबसाइट पे जाएंगे तो वो अपने कट ऑफ निर्धारित कर देती है कि भैया आपके पांचों सेगमेंट में 371 मार्क्स हो या उससे ज्यादा हो तो आप एडवांस के एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के द्वारा कॉलेजेस प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यही सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, तो इसके लिए जो है कट ऑफ ऊपर चला जाता है। वो कहते हैं कि भाई 500 में से 420 नंबर हो, 425 नंबर हो, तो इस तरह के क्राइटेरिया वो लोग क्रिएट कर देते हैं। तो ओवरऑल आपको यह याद रखना है कि भैया सीबीएसई और आईएससी के लिए तो 75% आपको वैसे ही निकालने हैं जैसे आप निकालते हैं। यानी कि आपको पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, उनको 500 से डिवाइड करना है, वो मार्क्स आपके 75% होने चाहिए। ये बात आप क्लियर कर लीजिए। बचा झारखंड, बिहार, उन सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उनकी स्टेट की पहले जो 20,000 बच्चे होते हैं उनको बता दिया जाता है, उनकी एक लिस्ट दे दी जाती है, या उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं, भैया अगर तुम्हारे मार्क्स मान लो टॉपर के ही मार्क्स वहां पे 371 है ना, तो वो एक लिस्ट निर्धारित कर देते हैं जिन बच्चों के, मान लीजिए 320 का कट ऑफ रख देते हैं, तो 320 या उसके ऊपर जितने बच्चे होंगे वो एलिजिबल हो जाते हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोग दूसरा डिस्कशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, 75% परसेंटाइल वाला, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अच्छा भाई, अगर जिन बच्चों को मान लो दोबारा सुनना हो तो इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपको 75% वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, और स्क्रीन शेयर करके आपको अन्य बातें बताते हैं। और बच्चों हमारा जो ग्रुप है आप उसको जरूर ज्वाइन करिए हमारे नाम से। तो उसमें आपको आने वाले डिफरेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे,
और उन नोटिफिकेशंस को यूज करके मैं डायरेक्टली लिंक्स वगैरह भी दूंगा, उन लिंक्स को यूज करके आप फॉर्म भी भर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं जेई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करता हूँ, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और जेई मेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा उसका फॉर्म कब आना है और उसका डिस्कशन वगैरह सारी बातें अभी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों स्क्रीन ही शेयर कर देते हैं। तो स्क्रीन शेयर करने पर आपको ज़्यादा बातें समझ में आएगी। ये बच्चों मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी है। जरा आप अपनी स्क्रीन पे ही आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने अभी आईपैड की भी स्क्रीन आपके साथ शेयर की है। ये बच्चों आपके पास एक नोटिस क्रिएट हो गया है। तो उस नोटिस पे आप ध्यान से देखिए कि भैया सबसे पहले यहाँ दे दिया गया है कि भैया आपको फॉर्म कब से लेकर के कब तक आप भर सकते हैं। डेट्स आ चुकी हैं बच्चों। तो उसमें लिखा है 28 अक्टूबर से लेकर के 22 नवंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात के 9 बजे तक। इसके बाद बच्चों डेट वगैरह भी एक्सटेंड होती है, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन अभी आप ये मेन डेट्स मान के रखिए। और बच्चों हो पाए तो जितनी जल्दी आप फॉर्म भर सकते हैं तो उस फॉर्म को भरने का प्रयास करिए, क्योंकि एज सुन एज आप जितनी जल्दी भरेंगे तो आपके जो शुरुआत वाली शिफ्ट्स होती हैं उनको मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और शुरुआत वाली शिफ्ट्स के पेपर थोड़े से इजी होते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आप जा करके 21 नवंबर को ही फॉर्म भर रहे हैं या 22 नवंबर तक भर ही नहीं रहे हैं, जब डेट एक्सटेंड होती है तब भरते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। अगर फॉर्म की डेट बच्चों रिलीज हो चुकी है आपके सामने तो अब आप फॉर्म भर दीजिए। इसके अलावा फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने साथ रखिए, जैसे 10th 12th की मार्कशीट है ना। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने साथ रखिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट बच्चों अभी आपको तुरंत बनवाने की जरूरत नहीं है, जो आपका पुराना वाला चल रहा है आप उसी को यूज करिए। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको एक नया कास्ट सर्टिफिकेट फिर भी बनवाना पड़ेगा, तो आप वही मान्य होगा। तो अभी आपको बनवाने की जरूरत नहीं, जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसी से ही काम चलाइए। ओके। तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि ये एग्जाम किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर दिए गए हैं, कितनी लैंग्वेजेस में होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। और बच्चों जो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्ट करेगा फॉर्म में, कि भैया इस बार रिफ्लेक्ट करेगा एग्जाम में कि भाई आपके पास जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते थे वो यहाँ पे खत्म कर दिए गए हैं। जेई मेंस को हम लोग पेपर वन भी कहते हैं, बीई या बीटेक का पेपर वन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहली शिफ्ट जो होगी वो 9 से 12 होगी, दूसरी शिफ्ट 3 से 6 होगी। इसके अलावा बच्चों आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि इसमें 75 क्वेश्चन ही हैं, पहले 75 नहीं होते थे पहले। ये इसमें जो आप देख रहे हैं ना, पाँच 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 ऑप्शनल जो होते थे, तो उसमें पाँच 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 और बढ़ जाते थे, इस तरह से होता था। लेकिन ये अब चला जा चुका है इस तरह की चीजें। आपके पास जो 75 क्वेश्चन हैं यही आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं और 20 क्वेश्चन जो होते हैं प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों आपको इस तरह के जो फॉर्म्स है ये पूरी तरीके से इसको कंप्लीटली चेक कर लीजिए। तो इसको कंप्लीटली आप चेक कर लीजिए और इसको कंप्लीटली चेक करने के बाद आप फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है ना। और बच्चों ये भी आपको ध्यान देना होगा कि आप जो फीस है ना वो दोनों सेशंस की एक साथ जमा कर दीजिएगा, सेशन वन सेशन टू। इससे आपको जो है बाद में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक का डिस्कशन काफी है। वंस अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली। दिवाली में खूब आनंद लीजिए, रिवीजन करिए और पढ़ाई करिए। ठीक है ना। जो भी आप रिवीजन करिए बच्चों उसको रिटर्न में करिए, क्योंकि आप रिटर्न में जितना ज्यादा काम करेंगे वो ज्यादा पक्का हो जाता है। नोट्स बहुत अच्छे बनाइए। नोट्स जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा रिवीजन होता है। ठीक है। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी दिवाली।